Start. Good evening, बच्चों. Welcome to exam poll. My name is Pooja. I am before you guys to आज मतलब हम लोग आज से आपका क्रैश कोर्स शुरू करेंगे 10th क्लास का. 10th बोर्ड्स में आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो इन 2 महीनों में. आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 11th ऑफ मार्च के बाद ही है, तो हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम अच्छे से रिवीजन कर पाएँ और आप लोग 90 प्लस स्कोर कर पाएँ. मैं जैसे बोलूँगी आप अगर वैसे पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली 90 प्लस स्कोर ज़रूर करेंगे. फर्स्ट है क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको, एक मिनट, ठीक है. फर्स्ट आप लोगों को डेली नोट्स बनाने पड़ेंगे. मतलब हम जो भी यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप लोगों को अपनी डेली रिटन प्रैक्टिस करनी है, उस चीज़ की डेली नोट्स बनाने ज़रूरी है. सेकंड, आपने जो नोट्स बनाए फिर उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है. ठीक है. आपने यहाँ पे मैंने मान लो 2 से 3 क्वेश्चंस या कुछ नोट्स लिखवाया या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, तो क्या करना है आप लोगों को वो चीज़ें आफ्टर द क्लास रिवाइज करनी है. आप 1 घंटे का 15 मिनट का या हाफ एन आवर का ब्रेक लेके उसके बाद आप उस चीज़ को रिवाइज करो. फिर आपको क्या करना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है. मान लो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चंस कराए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए, 2 कराए, तो आपको क्या करना है वो आपने साथ के साथ लिखे. क्लास खत्म होने के बाद ब्रेक लेके आपने उसको रिवाइज करा. फिर उन 2 क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको दोबारा से प्रैक्टिस करके देखना है और सेम टाइप के क्वेश्चंस को दोबारा से लगा के देखना है. मान लो मेरे पास 4 मतलब एक टाइप है, टाइप ए, ठीक है, उसमें आपके बुक में 4 क्वेश्चंस है, 2 मैंने यहाँ पे करा दिए, ठीक है. वो 2 तो आपको देख करने ही करने हैं. उसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस बच गए वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, ठीक है. अगर नहीं होंगे तो हम क्लास में उसको फिर से रिवीजन करके फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे. मैं सॉल्व करा दूंगी डाउट्स को, जो भी डाउट्स हैं आप बताते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में कि मैम हमसे वाले क्वेश्चंस नहीं हुए, आप एक बार सॉल्व करा दो, तो हम वो भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे. लेकिन आपको 100% आपका देना पड़ेगा. ये नहीं कि आपने बस एक बार ट्राई करा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया. नहीं, ये नहीं चलेगा. आप लोगों को वो क्वेश्चंस ट्राई 100% करके देखने पड़ेंगे, वरना आप लोग आउटपुट नहीं दे पाएंगे, वरना आप 90 प्लस भी स्कोर नहीं कर पाएंगे. ये 3 चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है. डेली का काम डेली करना है. जिस दिन आपने आलस में आके वो काम नहीं करा आप बहुत पीछे रह जाएंगे. आज जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि सिलेबस कैसे कैसे है आपका, हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत अच्छा स्कोर करा देंगे, कौन से टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है. ये आपका सिलेबस है 2023 का. सब आपके में 7 यूनिट्स हैं. कितनी यूनिट्स हैं? 7 यूनिट्स हैं. फर्स्ट इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम नाम से पता चल रहा है हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. किसके बारे में? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. कोई XYZ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारा नंबर्स होगा. 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ठीक है. नेक्स्ट है आपकी एलजेब्रा. एलजेब्रा आप 6th या 5th से आप पढ़ते आ रहे हैं. एलजेब्रा होता क्या है, जहां पे आपका नंबर्स के साथ साथ क्या आ जाए, वेरिएबल्स आ जाए. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता होती, हम आपसे निकलवाते हैं. बच्चे बोलते हैं ना ये x क्या होता है, ये y क्या होता है, ये z क्या होता है, वो एलजेब्रा होता है. वो नंबर सिस्टम के साथ मिल जाता है. ये आपके वेरिएबल्स और क्या बना देते हैं, एलजेब्रा बना लेते हैं, ठीक है. क्या बना लेते हैं, एलजेब्रा बना लेते हैं. तो एलजेब्रा क्या होता है, यही होता है आपके वेरिएबल्स x y z कुछ भी दे दिया, जैसे कि 4x 2x 3x x स्क्वेयर x की पावर 4, ये सब क्या आता है आपका एलजेब्रा में आता है. जहां पे भी एक नंबर के साथ आपका कोई भी वेरिएबल जुड़ जाए जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, जिसकी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ती है. ये x क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम सोल्व करके इसी क्या निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं. तो वो क्या होता है आपका एलजेब्रा. उसके बाद आपके आती है
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम से ही पता चलता है कुछ ज्योमेट्रिकल चीजें का वर्क होगा, जैसे कि आपका डी स्केल, इन सब का जो जहाँ पे आपकी शेप्स वगैरह आ जाती है तो आपके वो क्या आती है, ज्योमेट्री होती है। उसके बाद माय फेवरेट टॉपिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, आप 10th क्लास से शुरू करोगे और आपका बीएससी, एमएससी, पीएचडी कुछ भी कर लो, आपका हर एक जगह ये यूज होता ही होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट नथिंग, आप लोग पढ़ते हैं लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट नथिंग, आपकी जो ट्राइंगल होता है ना, उसके जो एंगल्स होते हैं, इन एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। हमने आज तक ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लेके चले, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे। हमने क्या यहाँ पे क्या यूज कर दिया, ट्रिगोमेट्री नाम में ही है। ट्रिगो मतलब ट्राइगन एंड मेट्री मतलब आपकी ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स की ज्योमेट्री के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, जहां पे आपको क्या आ जाता है, साइन, कोस, टेंजेंट, फिर इनका रिवर्स, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ठीक है, हम इनके बारे में डीपली जब पढ़ना शुरू करते हैं, ट्रिगोन, ट्रायंगल की मेट्री, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, नाम से ही मीनिंग होता है हर चीज का। ये बोलते ना कि मैम हमने साइन, कोस, टेंजेंट क्यों रखा, ये जस्ट हमने एक नोटेशंस दे दी कि हम स्पेसिफिकली बता सके कि ये साइन एंगल होता है, ये इसको हम कोस बोलते हैं, इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। वरना फिर जैसे कि मेरा नाम पूजा है, मेरे माँ बाप ने दिया है, ठीक है, तो मेरे को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा एक नाम रखा गया है। वैसे हमने ट्राइंगल्स में जब हम पढ़ेंगे एंगल्स को, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ नाम दे दिए, साइन, कोस, टेंजेंट। ठीक है, इधर ट्रिग्नोमेट्री आपका। उसके बाद है मेंसुरेशन, फिर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। घबराना नहीं है, जब हम अलजेब्रा, आपका ज्योमेट्री और आपका ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बहुत इजी होता है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या आता है आपका, जो आप मीन, मीडियन, मोड निकालते हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी में जब किसी चीज के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, आशंका जताते हो कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। वो जब चीजें आप पढ़ते हो, जब बोलते हो ना कि एक बॉक्स में 4 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से मैंने एक बॉल निकाली, तो ये बताओ कि वो रेड बॉल का कितने % पे होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। ठीक है, जब हम ये 4 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे, 20 + 15 + 12 और +11 कितना हो गया, 5, 7, 8, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 58 मार्क्स। सिर्फ 4 टॉपिक्स करके 58 मार्क्स। अबव 100 में से देख रहे हैं हम, अबव 80 मार्क्स का पेपर है, सॉरी 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट के होते हैं। असाइनमेंट में फुल मार्क्स आ गए तो अबाउ 100 में तो वो सेम है। तो 80 में से आप 58 स्कोर कर जाओगे आराम से, जब आप ये 4 टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स भी कर लिए, 58 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। फिर जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं ना, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम हो गया, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं करना। चंद 3 एक्सरसाइज है, रियल नंबर समझ लिया, HCF LCM समझ लिया, ठीक है, इंक्लूडिंग डिवीजन लेमा आती है आपको अगर वो नंबर्स के बारे में पता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्रेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो ये सब पता है तो आप 6 नंबर बहुत, ये तो फ्री के नंबर मान लो आप। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट इसमें लगा लिया तो 6 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक बच गया, मेंसुरेशन। इसमें हम डीप में, मैं जब आगे सिलेबस करूंगी तब बताऊंगी, क्योंकि मेंसुरेशन एक बहुत मतलब नॉट अ न्यू टॉपिक बोलूंगी, बट हम जब इसको टॉपिक डिस्कशन करेंगे ना, आपको तब समझ में आ जाएगा कि अरे मेंसुरेशन ये होता है,
ये तो हम बहुत इसलिए कर लेंगे। तो बस ये छोटे मोटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत इजी होता है, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। ज्योमेट्री भी बहुत इजी होता है, ज्योमेट्री भी आपके वो शेप्स पे डिपेंडेंट आ जाती है फिर। ठीक है, ये टॉपिक्स कर लिए, फुल मैथ्स आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये 4 टॉपिक्स कर लिए तो ये देख लिए 58 मार्क्स, 58 मार्क्स आउट ऑफ 80। 2 मार्क्स और लगा लो, कितना हो गया 60। 2 मार्क्स आप ऐसे वैसे भी निकाल ही लोगे, आपका तो क्या है एमसीक्यूज आते हैं ना, तो 60 लगा लो। कितना नंबर का बच गया? ये 20 नंबर के लिए हमें मेहनत करनी है 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए, सिर्फ 20 नंबर की मेहनत करनी है। ये 4 टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये 20 मार्क्स के लिए आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो मैंने बताया था डेली नोट्स, मैं कुछ लिखवा रही हूँ, मैं कुछ सॉल्व करा रही हूँ, या मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, वो आपको डेली का डेली नोटबुक में लिखना पड़ेगा। और आपको फिर 1 घंटा ब्रेक लेके, आधा घंटा ब्रेक लेके, या 15 मिनट ब्रेक लेके आपको साथ के साथ वो चीजें रिवाइज भी करनी है, तभी आपके दिमाग में जाएगी, वरना आप अगले दिन भूल जाओगे। अरे क्या पढ़ाया था मैम ने, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वो याद नहीं रहता है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये मैं एकदम श्योरिटी से बोलती हूँ। अगर वो 3 चीजें अच्छे से फॉलो कर ली, जो मैंने पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, आप दिमाग खोल के पढ़ रहे हो, ये नहीं है मैं पेरेंट्स ने जबरदस्ती फोन खोल के बिठा दिया कि नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैथ्स इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, बोरिंग हम लोग उसको बना देते हैं। मैं भी पहले यही सोचती थी, अरे यार क्या मैथ्स है यार, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा, क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आज देखो, आज मैं मैथ्स ऑनर्स कर रही हूँ। कैन यू गाइज इमेजिन, अगर मैं अच्छे से मेहनत करती ना 10th में मैं अच्छे से मेहनत करती तो मेरे 55 मार्क्स नहीं आते। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मेरे 10th में 55 मार्क्स से, बट मैंने 55 मार्क्स से 12th में 95 पे जंप करा है, कम नहीं हुई हूँ। 95 मार्क्स लेके आई हूँ साइंस स्ट्रीम में मैथ्स से। क्यों? मेहनत करी, अपने डर पे कंट्रोल करा, मेहनत करी उस चीज पे कि मैं कहाँ लैग करी। और ये 55 मार्क्स पता है कब आए हैं? आपको याद होगा जब मेरा टाइम का फर्स्ट टाइम जब 10th में दोबारा से बोर्ड री इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मैथ्स का पेपर लीक हुआ था। मेरे को पूरा पेपर आता था, पूरा, मैं पूरा पेपर सॉल्व करके गई थी। मेरे पे एक रात पहले मैथ का पेपर आया, और मैं ऐसे वो सॉल्व करने के बाद ऐसे रो रही कि मम्मा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स का पेपर, जबकि वो लीक हो चुका था। मैं सॉल्व कर लिया था, लेकिन क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मैथ्स में अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते कि मेरा आंसर करेक्ट है, भूल जाओ। आपके पास बेशक पेपर आपके सामने हो, आप तब भी नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं है कि मेरे 10th में 55 मार्क्स से तो अब मुझे कुछ नहीं आता है, नहीं, मैंने मेहनत करी अपने ऊपर, इसलिए मेरे 12th में 95 मार्क्स आए हैं। ठीक है, मेरे बोर्ड से बहुत अच्छा स्कोर है। मैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से कर रही हूँ मैं। आई एम डूइंग मैथ्स ऑनर्स। देख लो, जिस बंदी के एक टाइम पे 55 नंबर थे मैथ्स में, झूठी नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मैम तो फेक रही हैं ताकि हमें थोड़ा वो, नहीं, मार्कशीट ला के दिखा दूंगी, 55 मार्क्स से कम ही मिलेंगे मेरे ख्याल में तो। और तो बस जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगी, तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है एकदम। ठीक है, अब जैसे कि ये है आपका फर्स्ट यूनिट, क्या है ये आपकी 6 मार्क्स की है। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़नी है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आपके पास कोई भी नंबर दे दिया, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे कि ये है, कोई भी नंबर ले ले जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर एक्स वाई जेड ले लिया जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका
क्वोशंट होता है, डिवाइड कर किस पे गया है वो ये होता है, और ये आपका नंबर जिसको हमने डिवाइड करा है। जैसे कि आ गया आपका 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 ले लो, चलो नहीं 3 पे तो एग्जैक्टली जा रहा है, आप ये ले लो, जैसे कि आप ये ले लो 4, हमें 18 को 4 से डिवाइड करवाना है, ठीक है, करवाते हैं भाई। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, अरे 18 से बड़ा हो गया तो किस पे गया, 4 पे गया, कितने पे गया, 16 गया, कितना बचा, 2 गया, 2 बचा। तो जब हमने 18 को डिवाइड कराया 4 से, 4 इंटू में क्वोशंट कितना है आपका, ये आपका Q है, क्वोशंट कितना है आपका 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये और डिटेल में पढ़ाऊंगी कि कैसे लिखते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम को, ठीक है। स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर इलस्ट्रेटिंग मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, ये आगे आएगा कि कैसे हम वर्क डन वगैरह निकालते हैं। इतना यहाँ पे मत जाओ, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज़्यादा, ये स्टेटमेंट पढ़ के ये मत सोचना अरे यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या आ गया, ये अर्थमेटिक वगैरह निकालना, डोंट वरी, बहुत इजी सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके प्रूफ्स, इरेशनलिटी का क्वेश्चन, ये याद रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन कि √2, √3, √4, √5, √6 या √2 प्लस √2 + 5, √5 + √2, ठीक है, इसको इरेशनल प्रूफ करो। ये एक क्वेश्चन हर बार पेपर में आया है और इस साल भी आएगा ही आएगा, इरेशनलिटी प्रूफ करना कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल या 3 + √5 इज इरेशनल। सॉरी थोड़ी तबीयत डाउन है, बट डोंट वरी, ठीक हो जाऊंगी मैं भी। आप लोगों को पढ़ाना अब पैशन है मेरा, पढ़ाना, इसके लिए तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी, बहुत अच्छे से दवाइयाँ लूंगी। ये एक क्वेश्चन हमेशा आया है इरेशनलिटी प्रूफ करने का कि √2 या √3 या √5 XYZ कुछ भी रूट या कुछ भी इरेशनल नंबर दे रखा हो, प्रोसीजर सेम होता है, बस वो जो नंबर इन्होंने दे रखा है ना उसकी जगह वो नंबर लिखते जाना, पूरा प्रोसीजर सेम होएगा, लिखवा लो। समझ में आया? बस ये एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, ये नोट कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में डाल देंगे कि ये टर्म रिक्रूटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये कंसेप्ट भी हम आगे पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन वहां से 1 मार्क्स में आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक अलजेब्रा, जो कितने मार्क्स का है, अकेला ये टॉपिक 20 नंबर का है, 20 नंबर। ये इस पे तो मैं कोई गड़बड़ होने ही नहीं देना चाहती, ये टॉपिक तो मैं ऐसे मजबूत करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपको पढ़ना है इक्वेशंस के बारे में। आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस की, आपने यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाने सीख लिए, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने क्या बनाया, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बनाई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनाई लीनियर में, फिर हमने क्या बनाई, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना स्टार्ट करें। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी, ये x² + x + 6 = 0, x² + 6 = 0, x² = 0, ये इस टाइप में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये a क्या है आपको, कोई भी कांस्टेंट है, b क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, c क्या है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² + x + 6 = 0, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 है, मतलब जो भी x² का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपका a, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा आपका b, जो भी c होगा
जो विदाउट किसी भी वेरिएबल का होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आपका सी बोलेंगे। ठीक है, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि इन टॉपिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, बस सिंपल। फिर वही उनका रिलेशनशिप कैसे सॉल्व करना है, उसमें मेथड्स आ जाएंगे आपका कि कैसे कैसे उसको सोल्व करना, डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी डायरेक्ट सॉल्व हो जाती है जिसके रूट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, ये हम आगे डीप में पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें अगला टॉपिक आपका एपी सीरीज, नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। आप लोगों को इस चीज़ के बारे में इससे पहले नहीं पता होगा कि एपी सीरीज नाम की भी कोई चीज़ होती है। कुछ नहीं होता, एन टर्म्स क्या क्या निकालना है हमें कि ये एपी सीरीज है नहीं है। ठीक है, एपी सीरीज कुछ नहीं है, जैसे कि आपको कोई भी नंबर कोई भी दे दिया, जैसे कि ये मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, क्या पता ना हो ऐसा। ठीक है, अप टू सोन, ये ऐसे करके कितना है 1/n का होल का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें पहले बताना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। अब आप बोलोगे मैम मुझे कैसे पता ये एपी सीरीज है या नहीं है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि आप किसी भी सीरीज को, सीरीज मतलब जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं उनको हम ऐड करा देते हैं, समेशन करा देते हैं उनका, तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक पूरी सीरीज बन जाती है। ठीक है, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी सीरीज है आपकी, वहां पे भी आपका एक मतलब एक टेस्ट लगा लो आप, फॉर्मूला लगा लो, ट्रिक लगा लो कि आपको पता चल जाएगा कि ये एपी सीरीज है या नहीं। अब मैं सब कुछ एक ही क्लास में बता दूंगी यहाँ पे, तो हम फिर एपी में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो वहां पे फिर एंड द सम ऑफ द एंड फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना, उसकी फिर हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद आती है आपकी यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने बोला जहाँ पे आप स्केल्स वगैरह का यूज़ करते हो, ग्राफ्स वगैरह के यूज़ करते हो। ठीक है, वो आपकी फिर नेक्स्ट आपकी नॉर्मल ज्योमेट्री, जिसमें आप ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ोगे, सर्कल्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, टेंजेंट ऑन द सर्कल, टेंजेंट अगर किसी को पता है तो, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ टेंजेंट क्या होता है। वैसे तो आप पढ़ के ही आ रहे हो, 1 साल हो गया है। कोई भी सर्कल है, अगर कोई लाइन उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। व्हेन अ लाइन कट्स अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, सिर्फ किसी भी शेप को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे कि इसने ये 2 लाइन पे टच कर दिया तो ये कोड हो गई, दिस इज नॉट अ टेंजेंट। आउटर सरफेस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर, ये एक पॉइंट है पूरा ड्रॉ करने में आ रहा है। ठीक है, हम सर्कल्स में क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट्स के बारे में, ड्रॉ टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल, ये सब। और ट्राइंगल्स में फिर वही फॉर्मूलेस वगैरह लगाना, इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल, वही सब मतलब पढ़ते आ रहे हो यार आप आज के टाइम पे कि हम ट्राइंगल्स के बारे में थोड़ा डीपली जाएंगे। प्रूफ करना आया ना कि ये कोई शेप है, प्रूफ करो दिस इज ट्राइंगल। आजकल एक बहुत अच्छा मीम चला था, किसने देखा हो तो ऑब्वियसली सबने देखा होगा, कि एक टीचर ने बोला कि प्रूव दैट दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, बच्चा बोला ओए ओए ओए, नहीं एक बच्चा फिर उठ के बोला सर दिस इज द रेक्टेंगल। नहीं बोला सर, सर बोला बेटा तुमको पता नहीं ये ट्राइंगल है। फिर बच्चा बोलता है हैंस प्रूफ सर इट्स अ ट्राइंगल। अगर हर चीज़ ऐसे होने लगती तो सब कुछ मैथ तो ऐसा चुटकियों का काम था। नहीं, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये एक ट्राइंगल है, उसके फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, और ट्राइंगल्स की भी टाइप्स होती है अगर आप लोगों को याद हो तो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, हाँ मुझे पता है एक और टाइप होती है। नेक्स्ट इज
आज मैं आप लोगों को थोड़ी ढीली दिख रही होंगी, लेकिन इससे कुछ दिन पहले आप लोग मेरे से मिलते तो आप लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता। बट अभी थोड़ी मेरे को कल भी 104.5 बुखार था फ़ारेनहाइट, तो आज भी मैं आप लोगों को पढ़ाने आई हूँ बिकॉज आई कैंट डिले योर सिलेबस मोर। तो अगर मैं यहाँ पे बस थोड़े दिन की दिक्कत है उसके बाद हम बहुत एंथुजियाज्म के साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम जोश के साथ। आज मेरे में भी थोड़ा जोश कम है, लेकिन आप लोगों में जोश कम नहीं होना चाहिए और बीमारियां फैल रही है, बीमारियों से बचते रहिए। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में वही जस्ट सिंपल बेसिक पढ़ेंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, साइन 90 क्या होता है, टेंजेंट 90 क्या होता है, कोस 90 क्या होता है, इसका एक दो फॉर्मूला आता है वो पढ़ना है बस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आ जाएंगी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, ठीक है। फिर टेंजेंट स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। बस ये आएगा नॉर्मल। इसी कुछ 3 आइडेंटिटीज, इस टाइम पे तो हम सिर्फ 3 आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो सब आएगा। उसके बाद आपका मेंसुरेशन, नाम से किसी को समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था मेंसुरेशन होता क्या, जब मैं 10th कर रही थी नहीं आता है। आपने एरियाज वॉल्यूम पढ़े हैं, उसी को हम मेंसुरेशन बोलते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, एरियाज एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आ जाएगा फिर नेक्स्ट यूनिट में, तो ठीक है। बस एरिया और वॉल्यूम पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। आज तक बच्चों को CSA और LSA में फर्क ही नहीं पता होगा, चीज़ें दोनों सेम है, ठीक है। जब मैं ये टॉपिक पढ़ूंगी मैं ऑब्वियसली ये सवाल ज़रूर पूछूंगी आप लोगों से कि ये होता क्या है। चीज़ें वही हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन ये हम अलग अलग क्यों पूछते हैं शेप्स के लिए, तो वो मैं आप लोगों से उस टाइम पे ज़रूर पूछूंगी। ये बच्चे देख के रखना अगर किसी को पता हो तो। जो नेक्स्ट मैं बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है मैं नहीं बताऊंगी, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उसके बाद है नेक्स्ट आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स मतलब वही एक ग्राफ दे दिया आपको, इसका मीन मोड मीडियन निकालना है आपको, इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज़ें वो आपका स्टैटिस्टिक्स में अपग्रेडेड वो आ गया है। देखो मीन, मीडियन, मोड निकालना है किसी भी ग्रुप्ड डाटा का। नेक्स्ट इज आपकी प्रोबेबिलिटी, वही क्लासिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी होती क्या, जस्ट सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की क्या आशंका है कि ये हो सकता है, मेरे को करेक्ट हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा, होने की, बोल रहे हो नहीं, मतलब थोड़ा लाइट वर्ड मतलब होने का, कोई बात नहीं, हिंदी आती नहीं है मुझे इतनी, मतलब हिंदी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना समझ लो किसी होने की कि ये इवेंट होने के कितने पॉसिबल चांसेस हैं, ठीक है, ना होने के कितने पॉसिबल चांसेस है, वो चांसेस हमें बताने हैं, वो प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। बस यही आपका सिलेबस है 10th का। कोई बस आप वो 4 टॉपिक कर लोगे, आपके 58 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 80, ठीक है। 58 मतलब 60 लगा लो, 1-2 आपका MCQ तुक्के से ठीक हो जाएगा, तो इधर से थोड़ा पूछ भी लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो आपके 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। 60 + 20 कितना है, 80, वो 20 मार्क्स पे आपको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक्स मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आप इन्हीं 4 टॉपिक्स पे फोकस करो, नहीं, टॉपिक्स हम सारे करेंगे, लेकिन ये 4 टॉपिक्स पे तो आप छोड़ ही नहीं सकते। सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं ये, सबसे स्कोरिंग टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और बहुत ईजी आता है, बहुत ईजी आता है। ये नहीं आता कि आप वहीं पे लेके बैठे रहोगे, नहीं। अगर थोड़ा एग्जामिनर को थोड़ा सा अपना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा आपको घुमा देगा चीज़ों को, बट बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल से हम अपना आगे का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। हम कल से क्या पढ़ेंगे, अपना पढ़ेंगे हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, और एक क्वेश्चन तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये वाला क्वेश्चन तो आता ही है। थैंक यू वेरी मच।